अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम आपके सामने एक नए मौजू के साथ जो है वो मौजूद हुए हैं और आज का हमारा मौजू है कोविड वैक्सीनेशन बच्चों के अंदर सेफ़ है या नहीं। इससे डिस्कशन में शुरू करने से पहले चाहूँगी कि पहले हम एक क्विक डेटा जो है उस पे बात करें। पाकिस्तान के अंदर 24 घंटे के अरसे में 7,000 से ज़ाहिद जो है वो कोविड के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और अगर बात करूं कि अगर आप कोविड-19 के केसेस से कंपेयर करते हैं जो स्टार्ट हुआ था अब तक सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास डेली जो टोल आ रहा है डेथ्स का वो रिपोर्ट कर रहा है अब तक का। सो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कहना कि ओमिक्रॉन जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अनस्टेबल हुआ है और वो बाकी वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है हमारे शहरों और हमारे खुसूसन तौर पे बड़े मुल्क के लिए। अच्छा, और हमें अपडेट्स मिली हैं कि कराची के अंदर कोविड-19 की वजह से और जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट आई हैं और जो उसकी वेव है, उसमें पॉज़िटिविटी रेशियो जो है वो अप टू 45.43% है और ये किया जा रहा है कि शायद इससे जो है वो ज़्यादा भी बढ़ जाए। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और हम तमाम के लिए एक रिमाइंडर है कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराएँ और अगर आपने वैक्सीनेशंस करवाई हुई हैं, तो प्लीज़ अपने आप को बूस्टर वैक्सीन लगवाएँ, ताकि आप इन तमाम वेरिएंट से बच सकें। आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम उस तरफ फिर आ जाते हैं। आज का हमारा मौजू है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो सेफ़ है कि नहीं। तो जी बहुत सारे सवालात मेरे इनबॉक्स में आ रहे थे और मैंने सोचा मैं इसके लिए एक न्यू वीडियो ही बना लूँ। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए वैक्सीनेशंस जो है वो बिल्कुल जो है वो फ़ायदेमंद हैं और बहुत हद तक जो है उन्हें प्रोटेक्शन भी दे रही है। अब मैं बात करूँगी कि कौन-सी वैक्सीनेशंस और क्या बच्चों के अंदर एजेस हैं जिसके लिए ये हमारे लिए मुफ़ीद साबित हो सकती हैं। अगर बात करें तो बच्चों के अंदर कहते हैं कि 12 इयर्स यानी कि 5 साल से ज़ायद से लेकर 12 साल तक की उम्र यानी 5 टू 12 इयर्स तक की एज के बच्चों के लिए फाइज़र की वैक्सीनेशन जो है वो करार दी गई है कि सेफ़ है। अब जैसे बड़ों में हम देख रहे हैं कि फाइज़र की वैक्सीनेशन जो 0.3 एमएल के पर्पल कैप के साथ मौजूद होती है, इस तरह बच्चों के लिए ऑरेंज टॉप के साथ 0.2 एमएल की वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है और फाइज़र ही वन ऑफ द वैक्सीनेशन है जो कि बच्चों को लगाई जा सकती है और इजाज़त भी है। बाकी और तमाम वैक्सीनेशन जो मॉडर्ना है या और मज़ीद जो भी हमने चाइनीज़, जापानीज़ वैक्सीनेशंस देख रहे हैं, रशियन वैक्सीन्स देख रहे हैं, उन तमाम का कोई डेटा अब तक हमारे पास नहीं आया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है बच्चे जो हैं वो कितने डोज़ेज़ में जो है इस वैक्सीनेशन को लगा सकते हैं। जिस तरह हमारे जो एडल्ट्स में भी देखा गया है कि जो एडल्ट्स जो है वो फाइज़र लगवा रहे थे, उनसे पहले वो ऑलरेडी साइनोफार्म वैक्सीनेटेड थे और बूस्टर उनको फाइज़र का लग रहा है। बच्चों के लिए ख़ुसूसन तौर पे ये किया गया है कि फाइज़र के 2 डोज़ेज़ जो है वो अलाउड हैं और जो कि 3 वीक्स के गैप से होंगे। यानी कि 1 डोज़ के फिर 3 हफ़्ते बाद आपने दूसरा डोज़ लगाना है, 21 से 28 दिन के गैप के साथ होंगे। और जैसे कि हर वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंगली ये वैक्सीनेशन भी जो है हमें 3 माह से 6 माह तक की इम्यूनिटी देती है। तो यानी कि ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल बचे हुए हैं, प्रिकॉशंस आपने फिर भी लेने हैं, चाहे आप बच्चे हों, बड़े हों और अगर आपने नहीं लिए तो वल्नरेबल सिचुएशन भी हो सकती है। तो और रीअकर भी हो सकता है, ये ट्रांसमिट भी कर सकता है वायरस। तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन लगाने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों का जो ख़ास ख़्याल रखना है। अगर हम डेटा को देखें तो कोविड वैक्सीनेशन अगर टॉप 10 डिज़ीज़ेज़ दुनिया में अब तक जितनी जिनसे मैं कहूँगी कि अमवात हुई हैं, उनमें से टॉप 10 के अंदर आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये किसी से सुन रहे हैं कि जी बिल्कुल ये खतरनाक नहीं है, ये कोई परेशानी नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। इसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा कि सूनर और लेटर जो हमारी फाइज़र की वैक्सीनेशन है जो कि कोविड के लिए है या मैं कहूँगी कोविड वैक्सीनेशन है वो ईपीआई की लिस्ट में शामिल हो जाए। अभी तो आपने सुना भी होगा कि खबरों में आ भी रहा है कि यूरोप ने जो है वो कोविड को ही इटसेल्फ एक फ्लू की तरह ले लिया है और आपने सुना होगा फ्लोरोना करके एक और वेव आ गई है जिसके अंदर फ्लू और कोरोना के सिम्पटम्स जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि आप ये सुनते रहेंगे किस तरह से जो है वो डिफरेंट जगहों पर जो है उन चीज़ों को अब नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊँगी कि जो हमारी जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उनको हमने साथ लेके चलना है। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें सवाल आया था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, बच्चों के अंदर ये कैसी होती है और ये ज़रूरी होती है पैदा करना कि नहीं?
हर्ड इम्यूनिटी की मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि अगर एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, तो जब एक बच्चे को जिसको कोरोना होगा तो वो दूसरे में जब ट्रांसमिट करेगा, फिर तीसरे में करेगा, तो चौथा अगर बच्चा जो कि वैक्सीनेटेड होगा तो उस चेन को वो ब्रेक कर देगा या वो होल्ड कर देगा उसके प्रोपिगेशन को, यानी उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। इस तरह से वो जब जब जाएगा आगे तो वो जो बच्चा वैक्सीनेटेड होगा उसके अंदर शायद वो ट्रांसमिट होने के कम चांसेस हों या हो ही ना। और इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि वैक्सीनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप वैक्सीनेट हो जाते हैं तो आप खुद को भी प्रोटेक्ट करते हैं और अपने इर्द गिर्द को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये सेफ वैक्सीनेशन है कि नहीं, ये बच्चों की आगे जाकर कोई ग्रोथ को होल्ड तो नहीं कर देगी। तो मैं बता दूं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है। अगर एक डाटा स्टडी थी जिसके अंदर बताया गया है कि 25 अगर मैं देखती हूँ कि 1 मिलियन में सिर्फ 25 यानी 25 पर मिलियन का अगर अंदाज़ा हम लगाते हैं तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, 0.5 या पॉइंट से भी कम जो मैं कहूँगी कि इसमें जो है वो चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट इन्फ्लेमेशन होगा, हार्ट का कोई डिजीज़ होगा। और सबसे ज़्यादा जो हर वैक्सीनेशन के साथ होता है, जो आप कोई भी पीआई की भी अगर लगवाएं तो उसके अंदर ये होता है कि कोई अगर आपको एलर्जी है उसके कंटेंट से या कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो फर्स्ट डोज में अगर आपको है तो हम अलाउड नहीं करते कि पेशेंट जो है वो सेकंड डोज करवाए। तो इट्स वेरी कॉमन टू आइडेंटिफाई और इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, कोई आपकी ग्रोथ को नहीं रोकती, कोई इनफर्टिलिटी नहीं कराती फ्यूचर में। यकीनन तौर पे हम ये एम्फसाइज़ करेंगे कि स्कूल्स को बंद करना इट्स नॉट दी सॉल्यूशन और वैक्सीनेशंस को स्कूल्स के अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पिछले शोज़ में भी बताया है आपको, दूसरे अपने जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी उसमें रूबेला की भी बात की थी मैंने कि वो भी अब जो है स्कूल्स के अंदर उनकी कैंपेन शुरू हो गई। इसी तरह मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स के अंदर इन कैंपेन्स को स्टार्ट कर दे ताकि बच्चे जब स्कूल में आ रहे हों और उनका स्टाफ भी, तो वो उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो है उनको वैक्सीनेट किया जाए। अब ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे में ट्रांसमिट कर सकता है इस वायरस को? तो यकीनन तौर पे बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि उस बच्चे को एक अडल्ट से लगा है तो एक अडल्ट से वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, तो बच्चों में बच्चों से तब्दील हो सकता है। लेकिन इसकी एक इंडिकेशन ये है कि अगर आपको कंफर्म हो गया है कि आपको वायरस आ चुका है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और जिन अडल्ट्स के साथ फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स से आपको लगा है तो आप उन्हीं के साथ क्वारंटीन टाइम अपना पूरा कंप्लीट करें और कोशिश करें कि सारे वो प्रिकॉशंस, प्रॉपर डाइट, यखनी, कावा और जो मैं हमेशा बताती हूँ कि विटामिन सी एंड ऑल दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनटेक आपने करने हैं ताकि आपको इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। द गोल इज टू जस्ट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। इसके अलावा साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि स्कूल भेजना सेफ है कि नहीं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, फिर खुल रहे हैं, फिर बंद हो रहे हैं, फिर खुल रहे हैं। तो आई थिंक एज़ अ मदर मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं अपनी स्टडीज़ को ऑलरेडी। सो आई थिंक अभी स्कूल्स को रोकना इट विल बी लाइक हॉल्टिंग देयर डेवलपमेंटल ग्रोथ और माइलस्टोन्स। आपने खुद देखा है कि इस कोविड के अंदर हम ऑलरेडी 8 से 10 साल पीछे जा चुके हैं। इट्स जस्ट दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज इट ऑल। तो अगर हम एक कंपेयर करते हैं कि अगर बच्चे हमारे क्या चेंजेस लेकर आए हैं घर पे बैठ के, तो या तो उनके अंदर मोटापा आ गया है या उनमें बहुत एंजाइटीज़ आ गई हैं, स्ट्रेसेस आ गए हैं, आँखें उनकी ख़राब हुई हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ोन या ऐसे गैजेट्स या आईपैड्स का जो मैं कहूँगी कि यूसेज किया है और इंक्रीज यूसेज था क्योंकि उनके पास कुछ करने को भी नहीं था और इस तरह से उनकी स्किल्स बिल्कुल लोअर डाउन हुई हैं। तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि हम स्कूल्स की तरफ थोड़े से एसओपीज को बढ़ाएं, हम अपने स्टाफ को पूरी तरह वैक्सीनेट करें, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, बच्चों के लिए लिमिटेड गैदरिंग्स में, कैंटीन में जो है वो उनका जो है वो जाना आना करें और लिमिटेशन के साथ अगर हम कर सकेंगे। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत जगहों पे डिफरेंट फंक्शंस जो है वो किए जा रहे हैं, डिफरेंट जो है इवेंट्स, फेस्टिवल्स किए जा रहे हैं। तो आई थिंक स्कूल को रोकना सबसे गलत होगा, बनस्बत उन चीज़ों को रोका जाए जहाँ पे जाना एक लग्जरी है ना कि एक नेसेसिटी। सो एक और चीज़ हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर बच्चों में कोई ऐसा सिम्टम आता है जो बुखार वगैरह है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि नॉर्मल फ्लू है या ये फिर कोविड है। तो जस्ट टू लेट यू नो, अगर 24 घंटे से 48 घंटे के दरमियान अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ बुखार और उसके साथ कोई आपको फ्लू या कफ जैसी कोई बच्चे को शिकायत है तो उस नोट करें। अगर उसके अंदर वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो अपने फिजिशियन को दिखाएं और अगर फिजिशियन रिक्वेस्ट करता है आपसे तो फिर आप उनको टेस्ट करवाएं और अकॉर्डिंगली फिजिशियन की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली वो टेस्ट को जो है वो आपने करवाना है। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि बच्चा सिर्फ एक मामूली खांसी कर रहा है या उसे बुखार आ गया है तो जी उसकी वजह से जो है मैं उससे कोविड टेस्ट करा लूँ। फिजिशियन की हेल्प से ही आप सब कुछ करें आगे। लास्ट चीज़,
बहुत सारे लोग हमें सवाल करें कि फाइज़र की वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं और उसको लगाने के बाद बुखार बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इट्स येस, इट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन, इट्स आरएनए वैक्सीन, तो डेफिनेटली इसकी सिम्टम्स थोड़े बहुत आते हैं। ये हमें इंडिकेट करता है कि येस द वैक्सीनेशन इज़ वर्किंग वेल इन योर बॉडी। और रिमेंबर कि दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट जो हमें करना चाहिए, और इसके हवाले से हमें सीरियस भी होना चाहिए। विद दैट नोट, अगर आपको कोई भी सवाल है या क्वेरी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू इनबॉक्स और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. वी कैन ऑलवेज देयर टू रिप्लाई टू योर ऑल द क्वेरीज. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.